प्रिय छात्रों, परीक्षा चाहे कोई भी हो जिसमें पर्यावरण के प्रश्न आते हैं वो अपने इन 5 मास्टर वीडियो से बाहर नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मॉडल एवं एक्सीलेंस स्कूल के पेपर होने जा रहे हैं तो उन सभी छात्रों को सिर्फ 3 मास्टर वीडियो देखना है। ओनली 3 मास्टर वीडियो देखना है बस, ठीक है। उसमें आपका ये पहला पार्ट है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, आपके 20 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह 5 वीडियो आप जीके के देख लेना तो आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा, सामान्य ज्ञान। मतलब आपको सिर्फ 5 वीडियो देखना है, ओनली 5। ये 5 वीडियो आपने देख लिए, पेपर दे करके आना, तब बताना कि इन 5 वीडियो से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए। तो जाना आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ हमारे 5 वीडियो देखें प्रत्येक सब्जेक्ट के। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर देखो, क्या देखो, ये जो क्वेश्चन है बच्चों का, आपसे क्या पूछ रहा है, वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग है, ठीक है। तो बहुत सरल प्रश्न है। माने वायुमंडल में जब विभिन्न प्रकार की गैसें, खराब गैसें मिल जाती हैं तो क्या क्या होता है। तो बच्चों ये तो आपको समझ में आ रहा है कि फेफड़ों का कैंसर होता है। अस्थमा क्या है, तो फेफड़ों में बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, फेफड़े सूज जाते हैं, फेफड़े सांस नहीं ले पाते हैं, मतलब थोड़ी सी चलती है तो सांस फूलती है, वो उसे बोलते हैं अस्थमा, जिसे बोलते हैं दमा। और कहा जाता है कि दमा दम के साथ ही जाता है। हालांकि अब इसकी अच्छे मतलब इंजेक्शन आने लगे हैं, दवाइयाँ आने लगी हैं, तो अस्थमा भी अब लाइलाज नहीं है, ठीक है। और ब्रोंकाइटिस भी फेफड़ों से संबंधित रोग है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ बच्चों कि वायु प्रदूषण होने से ये है जो उपरोक्त सभी बीमारियां हैं ये हो जाती हैं, ठीक है। अब देखो फ़ायदा क्या समझने से, नहीं तो आप 50 बार याद करोगे, पता है मैं, भूल जाओगे। अब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। चलो अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। ताप विद्युत ग्रहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। मतलब बच्चों समझो, ताप विद्युत ग्रह का मतलब है जहाँ लाइट बनती है, कोयले से लाइट बनती है, उसे कहते हैं बच्चों ताप विद्युत ग्रह। तो वहाँ से उन मशीनों से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं, तो बच्चों उपरोक्त सभी गैसें निकलती हैं, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो। कार्बन डाइऑक्साइड तो उत्तर आपको हमेशा से याद है, ये तो निकलनी ही है। सल्फर डाइऑक्साइड ध्यान कर लो, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, डीजल है, पेट्रोल है, उनके जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ध्यान दे देना। और ये आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का है, ठीक है। तो ये उपरोक्त सभी जो गैसें हैं कहाँ से निकलती हैं, ताप विद्युत ग्रहों से निकलती है, माना जहाँ कोयले के द्वारा लाइट बनाई जाती है, उन यंत्रों से, उन मशीनों से, उन फैक्ट्रियों से यह गैस निकलती हैं। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। माने ये बात हो रही है, आप घर में लकड़ी से खाना बना रहे हैं, तो कौन कौन सी गैसें जो हैं निकलती हैं, आपकी किचन से कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। तो बच्चों ध्यान दो, कार्बन डाइऑक्साइड तो 100% निकलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं लकड़ियाँ जलती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। यहाँ पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है बच्चों, कोई ईंधन जल रहा है, जब कभी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ध्यान देना, जब कभी किसी ईंधन के जलने में ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और ये इतनी जहरीली है जैसे ही आपके नाक में जाती है तुरंत बेहोश हो जाते हैं। आपने सुना होगा कई बार घरों में सर्दियों में क्या होता है, किसी ने घर में लकड़ी जला ली तापने के लिए और खिड़की बंद कर ली। अब जब तक कमरे में ऑक्सीजन है तब तक तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे ही कमरे में ऑक्सीजन की कमी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, बहुत जहरीली गैस है, ये सीधे हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है, ठीक है। तो माना आपने याद कर लिया, घरेलू ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। तो इस तरह से आपको समझाते हैं कि ज़िंदगी भर आप भूल नहीं सकते हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लो।
हमेशा आपको ऐसे ही क्वेश्चन हम देते रहते हैं। अब वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है। अब ये पूछ रहा है बच्चों कि जो वाहन होते हैं, वाहन माने मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, ट्रक है, इनमें सबसे अधिक जो साइलेंसर लगा होता है उनमें सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है। तो ध्यान देना बच्चों, तो साइलेंसर होता है आप धीमे चला रहे हो, अब जैसे ही तेज चलाओगे बच्चों उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, उसके भी फेफड़े होते हैं। कार्बोरेटर सुना है, कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर जो है बच्चों सांस लेने का काम करता है। तो जैसे ही आप गाड़ी तेज़ भगाते हो तो उसको ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिल पाती है, तो सिर्फ साइलेंसर से अधिक मात्रा में निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। माने जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो ईंधन से कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो ट्रक है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, इनसे कौन सी गैस अत्यधिक मात्रा में निकलती है बता दो, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। अब है ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है ज्वालामुखी। देखा होगा बच्चों आपने, ज्वालामुखी फटते रहते हैं तो इनसे कौन ऐसे लावा भी निकलता है। तो जो ज्वालामुखी होते हैं उनसे बच्चों देखो हाइड्रोक्लोरिन गैस भी निकलती है, मोनोऑक्साइड गैस भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। ठीक है, इसलिए इसका उत्तर क्या है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है समझना, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविघटनीय प्रदूषक नहीं है। पहले प्रश्न को समझो, अविघटनीय नहीं है माने वो कैसा है, वो विघटनीय है। विघटनीय माने जिसका विघटन हो जाए, टूट जाए, माने खराब चीज़ से धीमे धीमे उससे अच्छी चीज़ बन जाए, माने वो नष्ट हो जाए, सीधी बात है। अविघटनीय नहीं है माने वो विघटनीय है, और विघटनीय क्या होता है, जो नष्ट हो जाए, जो टूट टूट करके नष्ट हो जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये आपको दिख रहा है मलमूत्र, ये मलमूत्र, इनका विघटन हो जाता है, इनका विघटन हो जाता है। आपने देखा होगा गांव में घूरे होते हैं, वहाँ गोबर अपन फेंकते रहते हैं, तो उसका विघटन होता है, उससे क्या बनता है, उससे क्या बनता है, उससे खाद बनती है, जैविक खाद बनती है। तो ये क्या है, इसका विघटन हो जाता है, इसका बच्चों क्या हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। जबकि देखो बच्चों नाभिकीय अपशिष्ट एक कभी नष्ट नहीं होती है, एक आदमी से दूसरे आदमी, तीसरे आदमी कभी नष्ट नहीं होते हैं। प्लास्टिक है, नष्ट नहीं होती है, जला दो तो भी वो वातावरण को नुकसान होता है। ऐसे पन्नी है, आप जला देते हो, क्या सोचते हो कि वो नष्ट हो गई, नहीं हुई, वातावरण को दूषित करते रहती है। इसी तरह बच्चों डीडीटी है, डीडीटी पर हमेशा प्रश्न आता है बच्चों। डीडीटी क्या है, मच्छरों को मारने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इस पर रोक लगा दी गई है। ऐसे डीडीटी किसी जानवर ने खा ली, आपने छिड़क दी और जानवर ने वो फल खा लिया, वो फल खा लिया तो उसके पेट में चलेगी, जानवर मर जाएगा। जब भी वो डीडीटी नष्ट नहीं होगी, उस जानवर को किसी ने खा लिया तो उसके डीडीटी पहुंच जाएगी, उसको खा लिया तो उसको डीडीटी पहुंच जाएगी। डीडीटी का विघटन नहीं होता। जो गिद्ध मर गए ना, गिद्ध पहले आपको बहुत दिखते थे, बहुत गीदा खत्म हो गया, अब तो बाई चांस बचे हुए हैं, तो गीदा इसी डीडीटी कारण मरे हैं। तो डीडीटी पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, तो नाभिकीय अपशिष्ट हैं, प्लास्टिक है, डीडीटी है, ये कैसे हैं, अविघटनीय, अविघटनीय। प्रश्न समझा करो, अविघटनीय नहीं है माने विघटनीय हैं, कौन, मलमूत्र। तो बच्चों आपको अच्छे से समझना है, देखो जल्दबाजी नहीं करना है, आपको अपना जीवन बनाना है। तो ठीक है, अब देखो क्या है, पर्यावरण प्रदूषित होता है मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से, रासायनिक उर्वरकों से, औद्योगिक प्रदूषकों से। तो ये तो सरल है, इसको पढ़ करके अपन अच्छे से इसका उत्तर लगा सकते हैं। तो पर्यावरण किसी से प्रदूषित होता है, उपयुक्त सभी से प्रदूषित होता है। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो, क्या पूछ रहा है आपसे, मरुस्थलीकरण का कारण क्या है। मान है बच्चों जैसे राजस्थान है, राजस्थान में थार मरुस्थल है,
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल पता है कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। ये कैसे बनी? अब पता है आप जल्दबाजी में क्या करोगे? आप जल्दबाजी में इसका उत्तर लगा दो कि अत्यधिक गर्मी पड़ेगी। अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो वर्षा नहीं होती है, तो मरुस्थल हो जाएगा। ये मेन उत्तर देखो, यहाँ आप यहाँ पर कंफ्यूज हो गए अत्यधिक गर्मी पड़ने से। नहीं बच्चों, कई जगह भयंकर गर्मी पड़ती है लेकिन पानी भी भयंकर बरसता है, तो अत्यधिक गर्मी से कोई संबंध नहीं है पानी बरसने का। ठीक है, मेन इसका संबंध है वर्षा ना होने से। मतलब वर्षा नहीं होती है तो मरुस्थल बन जाता है, मरुस्थलीकरण हो जाता है अगर पानी कम बरसता है। अब बच्चों क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में भूमिगत जल का स्तर होता है। माने बच्चों प्रश्न ये पूछ रहा है कि जहाँ मरुस्थल है वहाँ जो कुएं हैं तो कुओं में पानी कहाँ मिल जाता है? बहुत गहराई में पानी मिलता है, बहुत गहराई में पानी मिलता है। इसलिए उत्तर इसका सही क्या है? अत्यधिक नीचा। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या प्रश्न है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। तो यहाँ पर ध्यान देना, नहीं देखो, गैर पारंपरिक का मतलब है बच्चों, गैर पारंपरिक का मतलब क्या है? जो अपने पापा मम्मी और उसके पापा मम्मी इस्तेमाल नहीं करते थे, माने जो नए नए उनका इस्तेमाल हो रहा है वो है गैर पारंपरिक। जैसे कि ज्वारीय शक्ति, तो इससे आजकल बिजली बनाई जाने लगी है। भूगर्भिक शक्ति, ये भी उत्तर सही है। वायु शक्ति, ये भी उत्तर सही है। मतलब ये परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं, परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं तो गैर पारंपरिक है। जैसे लकड़ी से खाना बनाना है, वो कैसा है? वो पारंपरिक है। ठीक है, तो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं आपके सामने? अच्छे से याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में ये आ सकता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? माने भारत में बच्चों जो है लाइट, उद्योगों के लिए लाइट सबसे अधिक किससे प्राप्त होती है? तो बच्चों इसका उत्तर सही है, ताप विद्युत। कोयले से सबसे अधिक विद्युत प्राप्त होती है। आपको लग रहा हो कि जल विद्युत बहुत होती, नहीं भाई साहब, कोयले से विद्युत बहुत अधिक मात्रा में बनती है। सर्वाधिक पूछा है तो भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ताप विद्युत से, कोयला ताप विद्युत केंद्रों से। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है? सबको पता है, ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है? लकड़ी से खाना बनाया जाता है अधिकतम। ठीक है, तो ये सरल क्वेश्चन था। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है, वनोन्मूलन के से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव है। माना बच्चों ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वन उन्मूलन हो जाए, माना वनों की बच्चों कटाई हो जाए, जब वनों की बच्चों कटाई हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा। तो देखो, जब बच्चों वनों की कटाई हो जाती है तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? जब ऑक्सीजन नहीं आएगी बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी तो ग्रीन हाउस प्रभाव होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव होगा तो तापक्रम में वृद्धि होगी, और तापक्रम में वृद्धि होगी तो सब कुछ जल करके नष्ट हो जाएगा। तो बच्चों जो ग्रीन हाउस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कौन सोखता है? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे तुमने काट दिए, वन उन्मूलन, वनोन्मूलन, वनों को काटना। ठीक है, इससे होगा क्या? ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है अगर वन काट दिए जाएं। चिपको आंदोलन आपने सुना ही होगा, इसको रोकने के लिए कितना प्रयास किया गया था। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
माने खनन का, माने जो खदानें होती हैं, कई प्रकार की खदान होती है, कोयले की खदान है, चांदी की खदान है, सोने की खदान है, फलानी फलानी खदान है। तो उससे होता क्या है, ध्वनि प्रदूषण, क्योंकि वहाँ पर मशीनें पत्थरों को फोड़ती हैं तो आवाज़ तो आएगी, विस्फोट करती हैं। वायु प्रदूषण, जब पत्थर फूटते हैं तो धूल उड़ती है, तो वायु प्रदूषण। और वन संपदा नष्ट, पता ही वन संपदा नष्ट की जाती है, पेड़ों को काट दिया जाता है। तो इसका सही क्या है, उपरोक्त सभी। माने खनन के जो क्षेत्र हैं बच्चों, वहाँ पर क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, वन संपदा भी नष्ट हो जाती है। अब बच्चों क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस बच्चों है 5 जून को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल आता है, हर साल आता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून क्या है जी, 5 है, 5 जून को। अब क्या हो गए 6, पता है आपको। 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ध्यान देना, 5 पर्यावरण, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को ओजोन दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। ध्यान रख लेना, नहीं फिर कहोगे ईश्वर आपने बताया नहीं। अब बच्चों है, चिपको आंदोलन कब चलाया गया है, वो अपन को देखना है। तो बहुत सरल प्रश्न है। चिपको आंदोलन जो बच्चों 1973, चिपको आंदोलन 1973 में चला था, उत्तराखंड में चला था, चमोली जिले में चला था चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन कहाँ चला था, उत्तराखंड में चला था। सुंदरलाल बहुगुणा ने आंदोलन चलाया था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है, अभी इसका उत्तर अपन ने देख लिया था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लो। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, क्या पूछ रहा है आपसे कि वर्षा का जल पीएच मान कितना होने पर इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत सरल है, बहुत सरल है। देखो, अगर पीएच का मान 7 है, 7 है तो वो उदासीन होती है। अगर पीएच का मान 7 है तो उसे उदासीन कहा जाता है। 7 से कम हो जाए, जैसे 6, 5, 4, 3, 2, तो वो उसे अम्लीय कहते हैं। रट लो यार, अरे भाई साहब 7 से ज़्यादा है, ऐसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, तो उसे कहते हैं क्षारीय। और 7 से कम है 6, 5, 7 से कम है 7, 6, 5, उसे कहते हैं अम्लीय। अब यहाँ लिखा है अम्ल वर्षा माने अम्लीय। अब 7 से कम कहीं लिखा है, 7 से कम लिखा है, ये लिखा है 7 से कम 5.6, तो इसका उत्तर क्या सही है, 5.6 इसका उत्तर सही है। ठीक है, तो पहली जो बरसात होती है मौसम की, वो अम्लीय वर्षा होती है। पहली बरसात में नहाना नहीं चाहिए। अब अत्यंत क्षारीय जल का पीएच का मान होता है। अभी हम आपसे क्या बात कर रहे थे कि जो क्षारीय होती है उनके पीएच का मान ऊपर होता जाता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक चलता है, ऊपर की ओर क्षारीय होता है। और 7 से कम नीचे जाए तो वो अम्लीय होता है। तो 7 से ज़्यादा है तो कैसा है, क्षारीय है। और 14 से इसका मान होता है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, तो अत्यंत क्षारीय जो चीज़ होती है, विलयन होता है, उसका पीएच का मान बच्चों 14 होता है। अब पीएच कब कहाँ से कहाँ तक होता है, पीएच का मान 0 से 14 तक होता है। देखो अपन ने बात कर ली, पीएच का मान अपन ने बात कर ली, 0 से 14 तक पीएच का मान होती है, पीएच का मान होता है। ठीक है, अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। CFC इसका फुल फॉर्म बच्चों क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, तो बच्चों जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसका उपयोग वातानुकूलन यंत्रों में, माने रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में, जानते हो रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में करते हैं CFC का प्रयोग। प्लास्टिक और दवा उद्योग बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, दवा बनाने में। और प्रशीतक, प्रशीतक माना ठंडा करना, माना वातानुकूलन करना। समझो, आज से लगभग 10 साल पहले जो फ्रिज आती थी उनमें बच्चों CFC गैस भरी रहती थी। जितनी बार आप गेट खोलते थे उनसे CFC निकलती थी, CFC उड़ करके वायुमंडल में चली जाती थी, समताप मंडल में। और समताप मंडल में होती है ओजोन गैस, 30 से 60 किलोमीटर की दूरी पर होती है समताप मंडल। तो ओजोन गैस को ये नष्ट करती थी CFC। सरकार को पता चल गया तो सरकार ने फिर ऐसे फ्रिजों पर रोक लगा दी। और आजकल के फ्रिजों पर लिखा हुआ भी आता है CFC फ्री। क्या लिखा आता है फ्रिजों में, देख लेना, CFC फ्री फ्रिज।
माने ऐसी फ्रिज है जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग नहीं हुआ है। अब कहोगे सर फिर फ्रिज में ठंडापन कहाँ से आता है? अब उनमें मिलाते हैं अमोनिया गैस। अब मिलाते हैं अमोनिया गैस। CFC क्या करती है बच्चों? नुकसान क्या करती है? यह ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत में छिद्र हो गया है, पता है आपको कहाँ हो गया? अंटार्कटिका में हो गया है, अंटार्कटिका में। अगर CFC ने इसको नष्ट कर दिया ओजोन परत को, तो कैंसर की बीमारियां हो जाएंगी, कैंसर की बीमारी हो जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों को भयंकर भयंकर रोग हो जाएंगे। इसलिए CFC वाली फ्रिज नहीं लेना, सस्ती मिले तो लेना मत, नहीं पकड़ जाओगे, ठीक है। और शादियों में आप जो स्प्रे करते हो उसे स्नोफॉल बोलते हैं, उसमें CFC भरी रहती है, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक आध बोतल ठीक है, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर आप पर्यावरण प्रेमी हैं तो, ठीक है। स्नोफॉल होती है वो, उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें CFC भरी रहती है। अच्छा, अब क्या पर्यावरण संरक्षण का उपाय है? माना पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, क्या कर सकते हैं? प्रदूषण नहीं करो, वनोन्मूलन पर रोक, माना वनों का उन्मूलन नहीं करो, जनसंख्या नियंत्रण। और जब जनसंख्या नियंत्रण बच्चों रहेगी तो कम लकड़ियों की आवश्यकता होगी, तो पेड़ पौधे नहीं कटेंगे। समझ गया बात? माने पर्यावरण संरक्षण आप करना चाहती हो तो प्रदूषण नहीं करो, वनों को नहीं काटो और जनसंख्या पर नियंत्रण रखो, पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, आशा करते हैं आपको समझ में क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं। अब बच्चों क्या क्वेश्चन है? ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा अंटार्कटिका में ओजोन परत में विशाल क्षेत्र की पुष्टि बच्चों कब की थी? विशाल क्षेत्र की पुष्टि कब की थी? तो इसका सही उत्तर बच्चों 1985। जैसे कठिन है, वर्ष नहीं देंगे वो, ये पूछेंगे कि ओजोन छिद्र कहाँ देखा गया है, तो अंटार्कटिका में देखा गया है, इतना पूछेंगे वो, अंटार्कटिका में देखा गया है। और पूछ ले तो बता देना 1985, क्या दिक्कत हो हमें। अभी अपन इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि ओजोन गैस जो है कहाँ पाई जाती है, तो अपन बात कर रहे थे 30 से 60 किलोमीटर, 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और इस परत का नाम है, इस परत का नाम बच्चों क्या पता है? समताप मंडल। ओजोन परत कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है। ओजोन गैस कहाँ मिलती है? समताप मंडल में मिलती है, ठीक है, ध्यान देना। कितनी ऊंचाई पर होती है? 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। अगला प्रश्न जो है बच्चों क्या है? ओजोन गैस की सर्वाधिक सघनता कहाँ मिलती है? ओजोन गैस जो है उसकी सर्वाधिक सघनता कहाँ मिलती है? तो बच्चों पता है आपको? इसका सही उत्तर है आपका भूमध्य रेखीय में। भूमध्य रेखीय में, भूमध्य रेखीय में बच्चों ओजोन गैस की सघनता मिलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से याद कर लेना। अब बच्चों अगला प्रश्न है CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आविष्कार अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने किया था CFC का आविष्कार भाई साहब, इसी ने बंद करवा दिया, बाद में उसको पता चला कि तो बहुत बेकार चीज़ है। तो 1930-31 में CFC का आविष्कार कब हुआ बच्चों? 1930 से 1931। CFC का आविष्कार 1930-31 में हुआ। नहीं आएगा परीक्षा में, टेंशन मत लो ये वाला। तो अगला देखो इंपॉर्टेंट जी आ सकता है, वन संरक्षण अधिनियम पारित होगा। वन संरक्षण अधिनियम पारित होगा, इसका मतलब ये बच्चों, जब सरकार को लगता है कि ऐसा कोई कानून बनाओ, नहीं तो ये मान ही नहीं रहे, पूरे पेड़ काट लेंगे, तो फिर एक्ट पारित करते, एक्ट माने अधिनियम, एक्ट पारित करते हैं संसद में और विधानसभा में। तो वनों का संरक्षण करने के लिए एक्ट पारित होगा, अधिनियम पारित होगा, ठीक है। एक कब पारित होगा? तो ये आपको बच्चों अच्छे से याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित होगा। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। अब बच्चे जल्दबाजी में यहाँ क्या लगाएंगे उत्तर? 1976, गलत है। वन संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम बताओ बच्चों कब पारित होगा? बताओ कब पारित होगा? हाँ सही बात है, 1980 में पारित होगा। अब बच्चों अगला प्रश्न क्या है? इस पर भी चर्चा अपन ने कर ली है पहले से ही। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल के समताप मंडल भाग में, समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। अपन ने इस पर पहले चर्चा कर ली थी। 30 से 60 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल होता है और उसमें ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है? जल संरक्षण की महत्वपूर्ण विधि, माने जल को बचाने की महत्वपूर्ण विधि क्या है?
देख लो, जल की उचित वितरण व्यवस्था, सही बात है, फालतू का पानी फैलाओगे तो क्या होगा। अपशिष्ट जल का शोधन, माने जो खराब पानी बहता है उसको शुद्ध करके उसका इस्तेमाल किया जाए तो भी संरक्षण हो जाएगा। फिर है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग, ऐसा नहीं है कि आपके घर मोटर लगी है तो पानी खूब फैलाते रहो, ये गलत बात है। तो अपन ये उपाय कर करके बच्चों क्या कर सकते हैं, जल का संरक्षण कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। जल की उचित वितरण व्यवस्था करी जाए, जिसको आवश्यकता है उसको दो, फालतू फैला रहा है उसको मत दो। अपशिष्ट जल का शोधन, खराब जल है उसको शुद्ध करो और खेती किसानी में प्रयोग करो, और भूमिगत जल का विवेकपूर्ण प्रयोग करो। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, वायुमंडल में सूर्य की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तो बच्चों परीक्षा में आना ही है, इसको तो परीक्षा में आना ही है, आना ही है, आना ही है। देखो बच्चों क्या है, समताप मंडल में होती है ओजोन गैस। जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और ये गैसें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे आप सुरक्षित रहती हैं कैंसर से, कई बीमारियों से। ठीक है, तो ओजोन गैस जो है बहुत अच्छी होती है बच्चों। इसको नुकसान कौन पहुंचाती गैस है, CFC गैस। तो CFC गैस का इस्तेमाल नहीं करो, और जिसमें CFC है वो फ्रिज मत लो, और शादियों में जो आप स्नोफॉल करते हो उसका इस्तेमाल कम करो, नहीं तो ओजोन परत नष्ट हो जाएगी। अंटार्कटिका में आपने देखी ही है। ठीक है, तो ओजोन परत बहुत ज़रूरी है अपन सब के लिए। ठीक है, ओजोन परत बहुत ज़रूरी है सभी के लिए। अब बच्चों अगला प्रश्न है, भारत में चक्रवात से प्रभावित राज्य। ठीक है, तो चक्रवात से थोड़ा समझो, इसका मतलब क्या है। समुद्र के किनारे जो तटीय राज्य होते हैं तो समुद्र में तूफान बनता है, तो चक्रवात का वो रूप ले लेता है। तो समुद्र के किनारे जितने भी राज्य हैं वहाँ इसका प्रभाव होता है। तो समुद्र के किनारे देखो उड़ीसा भी है, समुद्र के किनारे गुजरात भी है, समुद्र के किनारे पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल कहाँ, पूर्व दिशा में, पश्चिम में गुजरात है। ठीक है, पूर्व में भी उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये सभी चक्रवात से प्रभावित है, चक्रवात से प्रभावित हैं। ठीक है, तो समुद्र तट के जो भी राज्य होते हैं सब चक्रवात से प्रभावित होते हैं। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंट है, अभी इस पर चर्चा भी कर रहे थे। जो ओजोन दिवस है बच्चों 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस बताओ कब मनाते हैं, बताओ। तो ओजोन दिवस जो है बच्चों 16 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अब बच्चों देखो आ गया, वही क्वेश्चन बात कर रहे थे, वे बात कर रहे थे कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों का दुष्परिणाम है। माना बच्चों जो पराबैंगनी किरणें हैं इनसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, मनुष्य में कैंसर हो सकता है, चमड़ी का जलना, शिशु विकृतियाँ। ठीक है, उपयुक्त सभी। इसलिए कहते हैं ओजोन परत को बचाना है, क्योंकि ओजोन परत जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। ठीक है, तो ओजोन परत कहाँ होती है, समताप मंडल में होती है। तो ओजोन परत को हमें बचाना है, ओजोन गैस को बचाना है। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, एसिड रेन का नामकरण किया, माने अम्लीय वर्षा, किसी ने सबसे पहले अम्लीय वर्षा शब्द का इस्तेमाल किया, किसने किया, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने एसिड रेन शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने जो कहा कारखानों के आसपास जो वर्षा होती है वो एसिड रेन होती है, इससे पता है पत्ते अत्ते सब जल जाते हैं, पेड़ पौधे। अब pH मान के 7 के शुद्ध प्राकृतिक जल को कहते हैं 7। अगर 7 है बच्चों तो उसे बोलते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब है ना तो वो अम्ल है और ना तो वो क्षार है, ना तो वो अम्ल है और ना तो वो क्षार है, वो होता है उदासीन। ठीक है, ना तो वो अम्ल है ना तो वो क्षार है, तो 7 को क्या कहते हैं, उदासीन। अगला प्रश्न है,
हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय, माने ग्रीन हाउस प्रभाव से कैसे बच सकते हैं। देखो, ओजोन की क्षमता पर रोक, ठीक है, सघन वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगा दो, फिर ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का प्रयोग। यहाँ समझो, गैर परंपरागत का मतलब जो बच्चों है, अगर आप अपने घर का खाना बनाते हो तो बहुत सारी लकड़ियों की आवश्यकता होती है, बहुत सारी, एक कमरा भर करके एक महीने के लिए। लेकिन सिलेंडर का इस्तेमाल करते हो, एलपीजी सिलेंडर का, तो एक सिलेंडर से आप संभवतः पूरे महीने का खाना बना सकते हो। उसका मतलब है ऊर्जा के गैर परंपरागत, माने जो परंपरा से तो लकड़ियाँ चली आ रही थी, और गैर परंपरागत गैस के द्वारा खाना बनाना। तो इन सभी के इस्तेमाल से बच्चों जो है अपन हरित गृह प्रभाव से बच सकते हैं, हरित गृह प्रभाव से बच सकते हैं, क्योंकि ये जो है कम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं ये चीज़ें। अगला प्रश्न बच्चों क्या है, सौर ऊर्जा का कौन सा भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। ठीक है, तो बच्चों इसका क्या उत्तर सही है आपका, इसका सही उत्तर है आपका 46%। तो उत्तर आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आता है, हर बार आता है, तो इसलिए आप ध्यान करें। हरित गृह गैसें हैं, माने ग्रीन हाउस गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन माने CH4, CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और याद कर लो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और याद कर लो जलवाष्प। 5 बता दिए ना हमने, 3 लिखे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, 2 और बता रहे जलवाष्प और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 2 कौन से बताया नाम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये सभी बच्चों हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं। परीक्षा में इसी से प्रश्न आता है, ये प्रश्न आउट नहीं हो सकता, इस प्रश्न को आना ही है, इस प्रश्न को आना ही है। आउट क्वेश्चन, आउट क्वेश्चन है, आउट क्वेश्चन हर साल ये परीक्षा में आता है, आउट क्वेश्चन है। ठीक है, आउट क्वेश्चन है ये। अब है, भारत के किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक होता है। तो देखो क्या है बच्चों, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत जो है बच्चों, वहाँ पर आदिवासी बहुत रहते हैं, आदिवासी बहुत रहते हैं। ये क्या करते हैं, जंगलों को काट देते हैं, खेती करते हैं, 2-4 साल खेती करती हैं, फिर जंगल छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये वनों का नाश हो रहा है, वनों को काट करके खेती करना कहलाता है झूमिंग कृषि। होती कहाँ है, उत्तर पूर्वी भारत में, माने उत्तर दिशा में जाओ फिर पूरब की ओर चले जाओ, तो वहाँ पर आपको जो राज्य मिलेंगे वहाँ पर झूमिंग कृषि होती है, इससे वनों का विनाश हो रहा है। अब बेचारे आदिवासी गरीब होते हैं, करें तो क्या करें, उनमें इतने पैसे ही नहीं है कि वो गैस से खाना बनाएं। अब जो है अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय अवक्रमण का कारण है। पर्यावरणीय अवक्रमण का क्या कारण है बच्चों, तो इसका उत्तर सही है उपर्युक्त सभी। माने कह रहा है कि पर्यावरण अवक्रमण माने पर्यावरण में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, किस किस कारण से, अच्छे पर्यावरण में कमी आ रही किस कारण से। देखो, जनसंख्या में भयंकर वृद्धि, क्या करेंगे, जंगल काटोगे रहने के लिए। प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग, माने आपके घर 5 मोटरसाइकिल हैं और 5 जनों का एक दिन पेपर है, 5 लोग मोटरसाइकिल ले जा रहा है, तो 5 में पेट्रोल जलेगी, तो गलत है। कम से कम 2 मोटरसाइकिल ले जाओ या 3 ले जाओ, 2 बंद रख दो। तो माने प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन माने बिना बुद्धि के इस्तेमाल करना। और फिर औद्योगिकरण, और जहाँ जहाँ उद्योग लगे हैं तो उद्योगों में बच्चों बहुत प्रदूषण होता है, बहुत प्रदूषण होता है। ठीक है, तो पर्यावरणीय क्षति या पर्यावरणीय अवक्रमण का क्या कारण है, जनसंख्या का अधिक होना, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकहीन प्रयोग, औद्योगिकरण। इसलिए इसका उत्तर क्या सही है, उपरोक्त सभी। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो उत्तर सामने होगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आपके सामने है, किस प्रदूषक की जल में अत्यधिक मात्रा में होने से शिशुओं में नीला वर्ण माने ब्लू बेबी बीमारी होती है। तो बच्चों क्या है, ये है नाइट्राइट। तो नाइट्राइट की मात्रा बच्चों, नाइट्राइट की मात्रा जल में हो गई है और वह जल छोटे बच्चों को पिलाते जा रहे हैं, तो उन बच्चों में ब्लू बेबी नामक बीमारी हो जाती है।
ब्लू बेबी माने नीला वर्ण बीमारी हो जाती है नाइट्रेट युक्त जल पीने से। नाइट्रेट युक्त जल पीने से छोटे छोटे बच्चों में ब्लू बेबी बीमारी हो जाती है। ध्यान दें, याद करें, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब है फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से उत्पन्न बीमारी क्या है। माने फ्लोराइड युक्त जल है बच्चों, उसके सेवन से क्या क्या बीमारी हो सकती है। तो इसका उत्तर सही है उपर्युक्त सभी। माने शारीरिक विकृति भी हो सकती है, खून में कमी भी होने लगती है, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। किससे? फ्लोराइड युक्त जल पीने से। अब ये फ्लोराइड वाला जल कहाँ मिलेगा? फैक्ट्रियों के किनारे मिलता है। माने कोई फैक्ट्री है फ्लोराइड की, अब वो उन्होंने फेंक दिया अगल बगल में, वो बह करके आपके नलों तक आ गया, पानी में आ गया, तो वो हो गया फ्लोराइड वाला जल। ठीक है, तो फ्लोराइड वाला जल पीने से बच्चों शारीरिक विकृति माने टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, खून की कमी हो जाती है, हड्डी टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक, समझ गए आप। तो फैक्ट्रियों से बहुत नुकसान है, औद्योगिकरण से बहुत नुकसान है। अब क्या है बच्चों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, मानवकृत आपदा है। मानव जो आपदा है वो मनुष्यों के द्वारा दी हुई आपदा है। जैसे आग और दावाग्नि, माने मनुष्य आग लगा देते हैं। ठीक है, वैसे जंगल में है, जंगल में आप बुलेट चला रहे हो तेज, और उससे चिंगारी निकलेगी, सूखी पत्तियों को लग जाएगी तो आग लग जाएगी, तो मनुष्य मानवकृत है। औद्योगिक दुर्घटना, जैसे कि भोपाल में 2-3 दिसंबर की रात, भोपाल में 2-3 दिसंबर की रात 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। जिस किसी ने उसको सूंघ लिया या तो वो मर गया या आज तक वो लंगड़ा है, अपंग है। ठीक है, तो औद्योगिक दुर्घटनाएं भी हुई हैं। जैसे अभी युद्ध चल रहा है यूक्रेन में, तो यूक्रेन के एक न्यूक्लियर प्लांट में उसे बोलते हैं चेरनोबिल दुर्घटना, तो वहाँ पर भी भयंकर दुर्घटना हुई थी। तो भोपाल का नाम सबको पता है अपना, तो याद रखें भोपाल का मिथाइल आइसोसाइनेट 1984 2-3 दिसंबर की रात। अब क्या है, वन रक्षण, मृदा अपरदन, जल वायु प्रदूषण। ठीक है, तो बच्चों इसका उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी ये मानवकृत आपदाएं हैं। मानव के द्वारा उत्पन्न आपदाएं हैं, मानव के द्वारा उत्पन्न आपदाएं हैं। अब बच्चों क्या है अगला क्वेश्चन, वो अपन देख लेते हैं। क्या है, बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। माने तापमान की वृद्धि हो रही है तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, तो बच्चों होता है कृषि पर। अकाल पड़ जाता है, अकाल, तापमान में वृद्धि, पानी नहीं बरसेगा, तो बढ़ते तापमान का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है कृषि पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये है देखो, रेडियोधर्मी माने रेडियो एक्टिव बाह्य शराब को कहते हैं। माने बच्चों क्या है, इसका नाम है शाही अपशिष्ट, इसका नाम है शाही अपशिष्ट। तो इसका उत्तर ये क्यों आया, समझो। शाही माने होता है शाही खजाना, शाही माने जो पैसे वाले देश हैं उनके पास बहुत रेडियो एक्टिव है, रेडियोधर्मी पदार्थ है, तो क्या है कई प्रकार के परमाणु बम बनाते रहते हैं। अब कुछ कचरा भी निकलेगा, कचड़े को बोलते हैं अपशिष्ट। तो पैसे वाले जो लोग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, शाही राजा। ठीक है, तो जो शाही अपशिष्ट बोलती है, शाही अपशिष्ट माने बड़े लोगों का बड़ा कचरा, तो शाही अपशिष्ट है जो क्या होता है, रेडियोधर्मी बाह्य शराब पदार्थ होता है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट होता है, माने रेडियो एक्टिव अपशिष्ट होता है, क्या, शाही अपशिष्ट। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। क्या है, वायु प्रदूषण का स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर क्या है आपका, उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर आपका सही है। कैसे है देखो, सूर्य प्रकाश की सघनता, दृश्यता पर प्रभाव, अम्ल वर्षा के रूप में। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर है। अब है बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं अपन, तापीय प्रदूषण का प्रमुख कारण है। माने तापीय प्रदूषण का मतलब ये है कि भयंकर गर्मी पड़ने लगे, उसे बोलते हैं तापीय प्रदूषण। अब भयंकर गर्मी कब पड़ सकती है, मानव गतिविधियों में, CO माने CO2 वृद्धि, माने लकड़ियाँ भयंकर तरीके से चलाएं,
दूसरा है ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में, जब लकड़ियाँ ज़्यादा जलाओगे बिना मतलब के फालतू की तो ग्रीन हाउस गैसें बनेंगी। ओजोन परत क्षरण, ओजोन परत में जब हानि होती है तो गर्मी ज़्यादा होती है। तो माना बच्चों, जो तापीय प्रदूषण है, गर्मी अधिक कब पड़ती है, CO2 की वृद्धि हो जाए, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि हो जाए और ओजोन परत नष्ट हो जावे तो तापीय प्रदूषण माने गर्मी अधिक पड़ने लगती है, गर्मी भयंकर होने लगती है। कब होती है, जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाए, मानव गतिविधियों में जो जैसे CO2 निकले उनमें वृद्धि हो जाए, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि हो जाए, ओजोन परत का क्षरण हो जाए, तो ये सभी जो कारण है तापीय प्रदूषण के हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या है, उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर सही है। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। माने इसका मतलब ये है बच्चों, जो परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं। तो इसका उत्तर बच्चों क्या है, उपर्युक्त सभी। जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूगर्भीय ताप ऊर्जा, ये सभी जो हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। माने अभी अभी इनका इस्तेमाल शुरू हुआ है कुछ ही सालों में। ठीक है, मतलब परंपरा से नहीं चले आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या क्वेश्चन है, रिएक्टर पैमाने से नापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से क्या नापा जाता है बच्चों, रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। माने ये पता चल जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया, किससे, रिएक्टर पैमाने से। और मशीन का नाम पता है, सीस्मोग्राफ। सीस्मोग्राफ मशीन होती है, उससे पता लगाते हैं कि भूकंप आने वाला है। लेकिन कितना खतरनाक भूकंप आया, उसकी तीव्रता कितनी थी, तो रिएक्टर पैमाने से पता करते हैं, रिएक्टर पैमाने से पता करते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। अब आपका अगला क्वेश्चन है, देखो, पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण। पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण माने पर्यावरणीय आपदा क्या है, निर्वनीकरण, माना वनों का नाश करने लगे, पर्यावरण प्रदूषण हो जाए, मरुस्थलीकरण हो जाए, तो ये सब क्या है, पर्यावरणीय आपदाएं हैं। अगर सब जगह मरुस्थल हो जाए तो आदमी रहेंगे कहाँ, क्या पिएंगे, क्या खाएंगे। ठीक है, तो बच्चों ये सभी पर्यावरणीय आपदा हैं। पर्यावरण, वनों को नहीं काटना चाहिए, पर्यावरण का प्रदूषण कर दोगे तो पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे, और मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो पर्यावरणीय आपदा के कितने उदाहरण हैं, निर्वनीकरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, मरुस्थलीकरण। इसलिए इसका उत्तर सही है, उपर्युक्त तो सभी। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। माने इसमें 3 जो हैं पर्यावरणीय आपदाएं हैं और एक जो है पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर है आपका सूखा। तो सूखा जो है बच्चों पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है, सूखा पर्यावरणीय आपदा का उदाहरण नहीं है। अब बच्चों आपका अगला क्वेश्चन क्या है,